दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आप इस पोस्टर को देखिए, कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र को न्याय दो, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ये जो शख्स बैठे हैं कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सचिन चंद्रा हैं। 26 अक्टूबर को इनके साथ कानपुर की पुलिस के एक एसआई के द्वारा बर्बरता की जाती है और उस बर्बरता के खिलाफ जब ये न्याय पाने के लिए नवाबगंज थाने अपनी तहरीर देने के लिए जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। फिर एसपी कर्नलगंज के पास जाते हैं, फिर भी इनको आश्वासन मिलता है। फिर ये डीएसपी साहब के पास जाते हैं, फिर भी आश्वासन मिलता है। फिर कमिश्नर साहब से मिलते हैं, फिर भी इनको आश्वासन मिलता है। लेकिन इनके साथ जो बर्बरता हुई उस पर न्याय नहीं मिलता, बल्कि दिसंबर में इनके खिलाफ 24/12/2024 को मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। जो एसआई है उसकी बीवी की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। धाराएं कौन सी? बीएनएस की धाराएं 78, 79, 352, 351/2 के तहत बीएनएस के तहत इनके साथ मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। ये एक छात्र हैं, लेकिन एक एसआई की बर्बरता के खिलाफ जब ये खड़े होते हैं तो उसकी वाइफ के द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। हम इनसे जानेंगे कि 26 अक्टूबर को आपके साथ क्या हुआ। पहले ये बताइए, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सचिन चंद्रा है। सचिन चंद्रा है। अब एक चीज़ ये बताइए, आप कौन से छात्र हैं? आप हम छत्रपति साहू जी महाराज में बी.वॉक इंटीरियर डिजाइनिंग के छात्र हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के छात्र हैं। कहाँ रह रहे थे आप? हम गंगानगर सोसाइटी नियर पावर हाउस कानपुर नगर में रह रहे थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन का एड्रेस बताइए। उस दिन का मकान नंबर 143 गंगानगर सोसाइटी में हम रह रहे थे। अच्छा, 26/11 को क्या हुआ था आपके साथ? 26 अक्टूबर यानी 26/10 को क्या हुआ? 26/10 को मैं अपने ऑफिस से लौटा था तो मेरे उस दिन 2 दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए हुए थे। तो मैंने अपने मकान मालिक को रात्रि में कॉल किया तो मकान मालिक ने उस दिन फ़ोन नहीं उठाया। तो हम एक 1 BHK का फ्लैट में रह रहे थे तो हम अपने दोस्तों को वहाँ ले गए। हम लोग बस रूम पे पहुँचे थे, अपने अपने कपड़े चेंज ही कर रहे थे, इतने में गेट खटखटाया जाता है। कितने लोग रूम में रहते थे? हम 2 लोग रूम में ऑलरेडी रहते हैं और 2 लोग उस दिन और आए हुए थे। 2 लोग थे। वो दोस्त कहाँ से आए थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर हमारा गेट जब खटखटाया गया तो हमने मेरे रूम पार्टनर जो कुणाल, जो फोटो में आपको दिख रहा होगा, मैंने कुणाल से कहा कुणाल जाके आप देखो एक बार गेट पे कौन है। कुणाल गया, कुणाल ने गेट खोला तो कुणाल को 4 से 5 से ज़्यादा ही थप्पड़ मारना, मतलब एकदम से खोला तो क्या देखा आपने? गेट खोला तो एक दृश्य था कि हम अंदर वाले गेट पे खड़े थे। कुणाल गया, कुणाल पिट रहा, 7-8 पुलिस वाले वहाँ खड़े, 3 वर्दी में, मतलब 3-4 वर्दी में है, कुछ नॉन वर्दी में है। मतलब एक ग्रोह टाइप का, एक मतलब एक तरीके से जो गुंडा एक राज हो जाता है, एक गुंडे आते हैं जिस तरीके से, उस तरीके का एक व्यवहार हमें लग रहा था। हमने उनसे पूछा क्या बात हो गई है तो उन्होंने कहा कि ये दोनों लड़के कौन हैं। हमने उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्हें लगा हम दोनों अकेले हैं, पर उस दिन हम 4 लोग थे। उन्होंने हमारे साथ के 2 लड़कों को कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम पे भी FIR कर देंगे। तो जो DU से आए थे? जो DU से आए थे तो वो लोग अपना वहाँ से निकले। वो लोग वहाँ से जैसे ही निकले ये सब लोग ग्रोह में आके हमारे कमरे में आते हैं, मुझे मारते हैं। पुलिस वाले। कौन कौन पुलिस वाले? उनका किसी का नाम बता सकते हैं? हमें एक का नाम याद है, निखिल शर्मा। उसके साथ के साथी का नाम याद नहीं, पर एक उसके साथी का नाम और याद है, उसका नाम था अक्षय, जिसने मेरे उस रात जब ये हमें मार रहे थे तो मेरी माँ का घर से फ़ोन आ रहा था, क्योंकि 11 बजे जब एक बेटा घर आता है तो उसकी माँ उसे फ़ोन लगाती है कि बेटा घर पहुँचे कि नहीं। तो उस व्यक्ति ने मेरे फ़ोन से नंबर निकाल के मेरी माँ से कहा कि आपका बेटा गुरुदेव क्रॉसिंग पे दारू पी के पकड़ा गया है, जबकि उस दौरान ये लोग मुझे रूम में मार रहे थे। अच्छा, उसमें अक्षय ने फ़ोन किया पुलिस वाले ने कि माँ के फ़ोन को कहा कि जो है आपका बेटा शराब पी के आ रहा था, और जबकि वो पुलिस वाले खुद आपके कमरे में ही थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब ये इतना विवरण हो गया, फिर थोड़ी देर मतलब एकदम से मारने के बाद वो शांत हुए। फिर एकदम से नाम पूछने लगा। एक आदमी आया, वो कॉपी लिए था, एक उस पर नाम लिखने लगा। हमसे पूछा तो कुणाल से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कुणाल ने कहा कुणाल कुमार। उसके पिताजी का नाम मुझे अब याद नहीं। तो और फिर मुझसे पूछा, मेरा नाम पूछा तो हमने बोला सचिन चंद्रा। बोला सचिन चंद्रा कौन होते? तो हमने कहा SC में आते। फिर SC में कौन? कह रहा हमने अपना जाति बताई कोरी। तो इतने में उसने 2-3 थप्पड़ हमें और मारे। साले तुम लोगों में तो होता ही है। और मकान मालिक भी उस दौरान उनके साथ ही खड़ा था। मकान मालिक का क्या नाम? मकान मालिक का नाम था भूपत तिवारी जी। तो तिवारी जी क्या पुलिस वालों के साथ थे? पुलिस वालों को, क्योंकि एक तरीके से कहते पुलिस वालों के साथ थे? जी, पुलिस वालों के साथ थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सालों के खून में ही ये चीज़ होती है।
अच्छा, सालों के खून में है। हाँ, कर सकते कुछ हैं। समझ पाए कि ये क्यों हो रहा था? ये चीज़ हमें कुछ उस दिन से लेके आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों हुई और कैसे हुई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब इन लोगों ने मेरा नाम पता पूछा, फिर उसके बाद इन लोगों ने मारा, फिर एकदम से एक धमकाती हुए बोला अब तुम कमरे में अपने अपने कमरों में सो जाओ, कल तुम कमरा खाली कर देना। कहीं ले गए थे आपको? फिर वो एकदम से ले नहीं गए। फिर उस दौरान हुआ क्या, मैंने बोला मैं आज रात में ही ये कमरा खाली करूँगा। तो फिर वो पुलिस वाले ने मुझसे कहा चल कपड़े पहन तू। मैं उस वक़्त अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में था। उसने कहा तू अपने लोअर टी शर्ट पहन और चल मेरे साथ। मैंने लोअर टी शर्ट जिस वक़्त पहने उसने मेरी गलेवान पकड़ी और मुझे घसीटते हुए नीचे गेट तक लाए। उस गेट पे 2 से 3 कैमरे नीचे लगे हैं कैमरे। यानी उसमें रिकॉर्डिंग हो? उसमें रिकॉर्डिंग होगी। वह जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मैंने बाहर देखा एक 100 नंबर की जीप खड़ी है। 100 नंबर की गाड़ी नहीं, 100 नंबर की जीप, जो कि थाने में एसआई को अलॉट होती हैं। जीप 100 नंबर की जीप खड़ी। जिस पे कमिश्नरेट कानपुर लिखा था। मैंने ये जीप खड़ी थी? जीप खड़ा था। तो जीप में मुझे बिठाया गया। जीप में 4 से 5 पुलिस वाले आए। वो मुझे समझाते हैं कि बेटा बड़े भाई से गलती हो गई, बड़े भाई को रहने दो। किसी नहीं, क्यों गलती हो गई? क्यों हमने पूछा तो वो कह रहे हमें कानून ना सिखाओ तुम। इसीलिए आज मैं ये कानून की पुस्तक लेके साथ आया हूँ। तो चीज़ें क्या हुई कि वो मुझे समझाने लगे कि बड़े भाई से गलती हो गई है, कि कहीं तहरीर नहीं देना, तहरीर दोगे तो फंस जाओगे, तो मैं ये फंसा भी सकते हैं। तो इससे मैं काफ़ी मतलब एक दिमाग में समझ में नहीं आया और मुझसे कहा सीधे रूम में जाओ। तो मैं उस वक्त डर गया, मैं अपने रूम में आया। क्या किया आपने? फिर मैंने 112 को कॉल किया। 112 कॉल किया? 112 आई। 112 ने मुझे मेरे रूम से उठाया। मैं उस वक्त तक ये लोग मुझे मेरे रूम में बंद कर गए थे। कहा था कमरे से निकले तो तुम्हें फंसा देंगे, ये वो। इन लोगों ने काफ़ी मुझे डराया। पुलिस आई? पुलिस आई 112। फिर उसने क्या किया? 112 मुझे नवाबगंज थाना लेके गई। नवाबगंज थाने गए, फिर क्या? नवाबगंज थाने ने जब हमारी हालत देखी, हम उस समय पे काफ़ी पिटे हुए थे, तो हमारा सबसे पहले मेडिकल हैलेट हॉस्पिटल में कराया गया। तो वो 26 की रात का मैटर था। उस दिन 27 की सुबह लग चुकी थी। तो हमारा हैलेट में मेडिकल, बाकायदा पुलिस मेरे साथ गई मेडिकल कराने। तो हम नवाबगंज थाने की पुलिस गई। उस पुलिस से मैंने कहा मुझे मेडिकल की फ़ोटो ले लेने दीजिए। तो उन्होंने कहा ये मेडिकल पुलिस ने कराया। क्या आपने उस दिन कोई तहरीर दिया? उस दिन मैंने एक एप्लीकेशन दी, टूटी फूटी जैसी हम लिख पाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी तहरीर दिया था कि हमारे साथ मारपीट हुई। एक प्रॉपर वे में हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम उस समय मिला तहरीर दिया हमने नवाबगंज थाने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नवाबगंज थाने ने हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये 27 का पूरा दिन निकल गया। 26 की रात में शनिवार था, 27 को संडे था। फिर क्या हुआ उसके बाद? आपने क्या किया? उसके बाद हम 28 तारीख को डीसीपी के ऑफिस गए। हम 28 को गए। 28 को डीसीपी गए? 28 को हम डीसीपी ऑफिस गए। डीसीपी साहब उस वक्त उठ चुके थे, क्योंकि हम 1 बजे के बाद पहुंचे थे। फिर हम रास्ते में लौट रहे थे, तो फिर मुझे किसी ने सलाह दी तुम्हें आईजीआरएस जन सुनवाई पे अपनी एप्लीकेशन। आईजीआरएस आपने? तो हमने आईजीआरएस किया 28 को। किस अधिकारी से मिले उसके बाद? फिर उसके बाद हम 29 तारीख को डीसीपी पश्चिम से मिले। डीसीपी पश्चिम से हमने अपनी बात रखी, मैं वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो डीसीपी पश्चिम ने मेरे लिए एक चौकी से, एचबीटीयू चौकी से, मेरे नियरेस्ट चौकी से, वहाँ से मुझे 1 दरोगा 2 कांस्टेबल दिए। मैंने क्यों भेजा? क्योंकि मैं वहाँ से रूम खाली कर लूँ। क्योंकि रूम खाली करना है। डीसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया? डीसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैंने डीसीपी को बताया कि मुझ पे ये झूठे मुकदमा का कह रहा था कि हम तुम पे छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा देंगे। ये चीज़ मैंने हर एप्लीकेशन में अपना एक पॉइंट लिख के भी दिया था कि सर मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें ये करने की कह रहा है। ठीक है, फिर कमरा कब खाली किया? कमरा हमने 29 को खाली कर दिया था। जहाँ पर तिवारी जी का, भूपति तिवारी, कौन सा तिवारी? भूपत तिवारी जी। भूपत तिवारी का वहाँ कमरा खाली कर दिया। एड्रेस क्या? मकान नंबर 143 गंगानगर सोसाइटी, नियर पावर हाउस, कानपुर नगर। वहाँ से आपने कमरा खाली कर। अब इस समय कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम अपना एड्रेस बताना नहीं चाहेंगे। कोई बात नहीं, मतलब दूर रह रहे हैं। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई कांटेक्ट किया आपसे? अभी तक किसी भी तरीके का पुलिस से कांटेक्ट। एसपी के वहाँ से डीसीपी? फिर जब हमने तहरीर दी, इसके बाद हमारे पास एक दिन 5 नवंबर या 6 नवंबर को, इन 2 तारीख में, अभी काफ़ी दिन हो गए याद नहीं, इन 2 तारीख में हमारे पास फ़ोन आता है कि आपके बयान होने हैं। कहाँ से फ़ोन आता है? एसीपी कर्नलगंज के ऑफिस से। फिर बयान देने गए? बयान देने हम गए, हमारे बयान हुए। ठीक। फिर उसके बाद अब हमें ये बयान, ये भी नहीं, हमने अपनी फाइल देखने की मांग की, हमारी फाइल में क्या जांच चल रही है। उनने कहा विभागीय गुप्त जांच है, ये गुप्त रूप से चलेगी, तुम्हें इस चीज़ के बारे में हम नहीं बता सकते। बयान की कॉपी है? बयान की कॉपी हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस ने आपको कोई फ़ोन किया? उसके बाद अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया। आपने उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ दी? उसके बाद हमने एक विश्वविद्यालय कानपुर में एक छोटा सा धरना दिया, जो कि मे बी हमने नवंबर
26-27 नवंबर के तहत हमने ये धरना दिया। इस धरने में हमें एसीपी कल्याणपुर ने विश्वविद्यालय के बाहर 50 से 60 पुलिस वाले खड़े कर दिए। सचिन को बुलाओ, जॉइंट सीपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हम सब मिलकर जॉइंट सीपी साहब के पास जाते हैं। जॉइंट सीपी साहब हमें आश्वासन देते हैं एसीपी कल्याणपुर के सामने कि हम आपकी एप्लीकेशन 5 दिन में हम आपकी एफआईआर लिखवाएंगे। मेरी मांग एक ही थी, मेरी एफआईआर लिख दी जाए, क्योंकि फिर उसके बाद वो एफआईआर का 5 दिन का आश्वासन देते हैं। और उसके दौरान, क्योंकि जिस दिन हम धरना दे रहे थे 2 दिन बाद कानपुर में राष्ट्रपति भी आना था, तो इस दौरान उन्होंने पुलिस और कड़की कर दी। तो हम लोग को उठा लिया गया, हमें आश्वासन मिला। 5 दिन बाद मैं देखता हूँ, उसके बाद क्या? 5 दिन बाद मैंने देखा वो एसीपी ही छुट्टी पे चले गए। फिर उसके बाद आपने कहीं आईजीआरएस फिर किया? फिर हम हमने आईजीआरएस 2 या 3 बार किया हुआ है। आईजीआरएस हम करते रहे क्योंकि मैं चाहता था मेरी एक जांच अच्छी हो। उसके बाद और किस अधिकारी से मिले? उसके बाद हम जब डीसीपी पश्चिम ने हमारी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं की, हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब से हम मिले 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को कमिश्नर साहब को हमने एप्लीकेशन दी, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि ये तुम्हारा केस डीसीपी पश्चिम की जगह अब ये जाएगा डीसीपी सेंट्रल के पास, और ये जो तुम्हारे एसीपी हैं, जो एसीपी तुम्हारे कर्नलगंज जाँच कर रहे थे, तुम्हारे जाँच अधिकारी अब एसीपी कल्याणपुर होंगे। यानी उन्होंने आईओ बदल दिया? आईओ बदल दिया। ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये 7 तारीख को मैंने तहरीर दी। मैं 15 दिसंबर तक मुझे किसी भी तरीके का फ़ोन नहीं आया। अब मैंने सोचा अब जो पुलिस की जांच चलनी है वो चलनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे, मैं चला गया था घर। मैंने 24 दिसंबर को मैंने दैनिक भास्कर की एक खबर पढ़ी ऑनलाइन कि दरोगा की पत्नी ने करा छात्रों पर केस। अच्छा जी। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि मैंने तहरीर दी 24 को कि 26? 24 तारीख को। 24 तारीख को मुझे ये चीज़ अखबार के माध्यम से पता चला कि केस कर रही है। केस ये कर रही है, तो इस तरीके की इसने वो दिया। तो उस दिन अब मैं थोड़ा सा चिंतित विषय में मैंने अपने कॉलेज में साथियों से बोला, मैंने 1-2 वकील हमारे जो भाई हैं बड़े सीनियर उनसे बात की। कब पता चला ये एफआईआर? हमें 25 तारीख को पता चला। 25 तारीख को पता चला आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है। और ये एफआईआर जी एफआईआर 24/12 को इनके खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। और इसमें जो निखिल शर्मा जो फोटो में दिखाए जा रहे हैं, ये निखिल शर्मा एसआई हैं, कानपुर पुलिस में ही तो तैनात हैं। कहाँ तैनात? कानपुर पुलिस में डीसीपी पश्चिम के पीआरओ के पद पे तैनात हैं। डीसीपी पश्चिम के पीआरओ के पद पर? जी जी जी। अच्छा, यही डीसीपी पश्चिम है जिनके अंडरटेकिंग अंतर्गत जो ये थाना आपका नवाबगंज आता है? जी डीसीपी के अंतर्गत अब हमें पता नहीं जी, हम पर डीसीपी पश्चिम के पास गए थे हम। डीसीपी पश्चिम के पीआरओ हैं? जी पीआरओ हैं। देखिए, बड़ी बात समझने वाली है कि डीसीपी पश्चिम के वहाँ पर ये एसआई साहब है निखिल शर्मा पीआरओ के पद पर तैनात हैं, और ये जो है अपनी वाइफ से इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हैं, जबकि घटना कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ पहले कमरे में रहते थे, क्या इनका भी कमरा उसी के आसपास है क्या? ये हमारे जस्ट बगल के कमरे में रहते थे। अच्छा, ये बगल के कमरे में रहते थे। तो इनके लड़के बच्चे? ये और अपनी मिसेज के साथ रहते थे। कुछ समझ नहीं पाए कि इनकी मिसेज ने ही फ़ोन किया होगा या कुछ? हमें कुछ पता ही नहीं चला उस रात में हुआ इतनी जल्दी चीज़ें। हम भी अपना कुछ हमने पुलिस से बोला, हमें ऐसे हमने कुछ करा नहीं है, आपके पास सबूत क्या है? पुलिस से मारते वक्त एक चीज़ कह रही थी कि मुझे संविधान मत सिखाओ, मुझे कानून मत पढ़ाओ। अच्छा, इस तरीके की लैंग्वेज में हमसे बात की। अच्छा, ये बताओ कि अब अभी तक आपकी एफआईआर प्रार्थना पत्र पे कुछ नहीं है? हमारी आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि मेरी भी एफआईआर लिखी जाए। जहां मैं रहता था वहां 4 से 5 कैमरे लगे हुए हैं, तो उन कैमरों की जांच करी जाए। और मुझे संदेह है कि थाना प्रभारी नवाबगंज जिन्होंने इस जांच को अच्छे से नहीं किया है, और जो एचपी चौकी जो इंचार्ज जो इस जांच कर रहा है वो भी मेरे वाले मैटर में इन्वॉल्व है। तो मुझे एक उचित जांच चाहिए है। यानी जो निखिल शर्मा की जो ये वाइफ हैं, जो ये नाम जिसका आ रहा है इसमें, जी, जी। कि ये जो देती हैं लिख करके, जी जी पत्नी निखिल कुमार शर्मा, जी जी। ये पुलिस होने के नाते आपके साथ बर्बरता हो रहा है? जी प्रशासन अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। प्रशासन कर रहा है कि निखिल शर्मा अपने पावर का दुरुपयोग? निखिल शर्मा अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पूरे प्रशासन को हम गलत, प्रशासन इनको कोऑपरेट कर रहा है? प्रशासन मतलब अब एक गलत है तो ये प्रशासन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रशासन का मामला है, बाहर आएगा तो प्रशासन की बदनामी होगी। अननोन नंबरों से हमें कईयों बार कॉल आई है, वो कहते हैं हम एसीपी कर्नलगंज बात कर रहे हैं। जो एसीपी हमारी जाँच कर रहा है वही इन नंबरों से फ़ोन करके हमें एकदम से धमकाया जा रहा है कि तुम अपनी एप्लीकेशन वापस लो, तुम अपनी ये करो वो करो। तो हमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। कानपुर
जबलपुर में मैं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अभी लखनऊ आए थे तो कहाँ आए थे? हम अभी लखनऊ आए थे तो हम चारबाग रुके थे, पहले रात में बस से आए हुए हैं, तो बस से हम बस स्टैंड रुके और फिर सुबह हम हजरतगंज के चौराहे पे हम गए थे। मुझे यहाँ का किसी भी तरीके का प्रकरण नहीं पता है कि ये धरना स्थल है क्या है। मैं विधानसभा के बाहर गया, मुझे बाबा साहब की एक मूर्ति दिखी, मैंने उसी के आगे अपना बैनर लगाया, मैं उसी के नीचे बैठ गया कि मुझे न्याय चाहिए, मैं आज यहाँ न्याय के लिए आया हूँ। फिर आपको पुलिस ने यहाँ भेज? मुझे पुलिस ने उठाया, पुलिस ने काफ़ी उस तरीके से कहा तुम्हें धरना देना है तो दो, धरने की जगह पे दो, तुम दिन भर बैठो 24 घंटे बैठो, मुझे इससे नहीं मतलब, इस एरिया में नहीं दे सकते। जबकि हमने उनसे एक बार फिर दर्शकों को बताइए आप किसके छात्र हैं? हम छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में बी वॉक इंटीरियर डिज़ाइन के 2nd ईयर के छात्र हैं। दोस्तों ये सचिन चंद्रा हैं। थोड़ा हम कहानी पे प्रकाश डाल देते हैं कि ये जो निखिल शर्मा है, इनका फ्लैट इधर है और उससे चंद्र फुट की दूरी पर ये कुणाल के साथ ये सचिन चंद्रा रहते हैं। और ये जो निखिल शर्मा है, इनकी बीवी वहाँ पर रहती है। अचानक 26 अक्टूबर की रात को ये निखिल शर्मा और 7-8 पुलिस वाले इनके कमरे पे जाते हैं और इनके जो 2 दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, उनसे कहते तुम चले जाओ, बाकी इन दोनों लोगों को मारते हैं, बर्बरता करते हैं। इसके पीछे का जो थोड़ा बैग जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा है कि निखिल शर्मा की बीवी ने फ़ोन किया होगा कि हो सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली हो, लेकिन उसकी गलत फहमी की वजह से उनके जो पति हैं निखिल शर्मा जोश में आते हैं। कहीं ऐसा कुछ है नहीं इन छात्रों के अंदर, इनको पहले जब बर्बरता करते हैं, मारते, बाद में कहीं पता चलता है ये तो निर्दोष है। इनको जासूस गालियाँ भी देती हैं, मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, बाहर से बंद कर दिया जाता है। सवाल है कि कोई पुलिस वाला इतना क्रूर कैसे हो सकता है। सवाल यहाँ ये भी है, क्या किसी के कहने से जांच नहीं करना चाहिए? नशे की धुत में पुलिस अधिकारी जाएंगे, किसी को मारते रहेंगे, उसको मुजरिम बना देंगे। अब ये अपने साथ हुई बर्बरता के लिए तब नवाबगंज थाने, करलगंज और कानपुर के तमाम उच्च अधिकारियों से मिलते हैं। आखिरी में क्या होता है, इनसे बात दबाने की बात की जाती है। जब ये बात नहीं दबाते हैं तो 24/12/2024 को इनके खिलाफ निखिल शर्मा की बीवी की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए। प्रथम दृष्टया टोटल ये सब बनावटी दिखाई दे रहा है कि सचिन चंद्रा के साथ हुई बर्बरता को छुपाने के लिए इनको मुजरिम बनाया जा रहा है, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। अब तो उच्च अधिकारी ही जांच करके बताएंगे। आप भी कमेंट करके बताइए कि सच क्या हो सकता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो निखिल शर्मा का फ्लैट इधर है, अपनी बीवी के साथ रहते हैं, और ये बगल वाले फ्लैट में रहते थे। ये गलत फहमी की वजह से इनको मुजरिम क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल है। फिर हम इनसे बातचीत करेंगे और हो सकेगा तो घटना स्थल पर भी जहां पर इनके साथ बर्बरता हुई उसको भी हम आपके सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।